हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे मार्केट की प्रेडिक्शन, यानी कि 28 जुलाई कल मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि मंडे को मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूं इस वीडियो में कि क्या सच में मार्केट क्रैश होने वाला है कल, या फिर कुछ बहुत उठने की उम्मीद भी अभी बची हुई है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। मेजॉरिटी लोग तो यही बोल रहे हैं कि क्रैश होगा, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है पर्सनली मैं आपको बताऊं तो वो काफी हद तक डिफरेंट है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि मार्केट क्रैश होने वाला है। मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को यानी कि कल उठने वाला है और काफी जबरदस्त भी उठ सकता है मार्केट, और इसी चीज को मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे हम लोग फ्राइडे की मार्केट से। इनफैक्ट फ्राइडे की, थर्सडे की मार्केट से बताता हूं मैं आपको। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन लगातार दबाकर मार्केट गिरता है, मतलब जबरदस्त में गिरावट आती है मार्केट के अंदर, जिसमें से आप पाएंगे कि फ्राइडे के दिन कुछ ज्यादा ही गिरावट आ जाती है। तो सबको क्या लग रहा है कि सबको ये लग रहा है कि जो गिरावट आई है थर्सडे और फ्राइडे की, जो गिरावट आई है वो यूएसए के साथ ट्रेड डील ना हो पाने की वजह से। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि यूएसए ने हमारे डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया और ट्रेड डील संभव नहीं हो पाई है अभी तक हाल फिलहाल, और 1 अगस्त से काफी ज्यादा चांसेस हैं कि कुछ भी हो सकता है। 1 अगस्त तक का टाइमिंग चल रहा था, क्योंकि अब आप बताइए कि सबको ये लग रहा है कि यूएसए के साथ ट्रेड डील ना हो पाने की वजह से ये मार्केट में क्रैश आ रहा है। थर्सडे और फ्राइडे आप देख पा रहे होंगे, जबकि अगर आप असलियत निकालने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आप पाएंगे कि यूएसए के साथ अगर ट्रेड डील ना हो पाने की वजह से मार्केट में गिरावट आती तो 3-4 महीने से तो ट्रेड डील नहीं हो पा रही। 90 डेज का वो पीरियड ओवर हुआ, फिर 1 अगस्त तक का पीरियड आगे बढ़ाया गया, तो 3-4 महीने लगभग होने को आ गए और ट्रेड डील अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, पूरी तरीके से सही नहीं बैठ पाई। तो तब तक मार्केट क्यों नहीं गिरी? इनफैक्ट अगर आप पाएंगे कि उन 3 से 4 महीनों में जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं मार्केट ने, ये सब हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस चीज को, ठीक। तो ये तो बिल्कुल रीजन हो ही नहीं सकता है इकलौता और सिंगल कि यूएसए के साथ हमारी ट्रेड डील अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाई है, इसकी वजह से मार्केट में इतनी भारी गिरावट आई है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको पर्सनली बताना चाहता हूं कि रीजन क्या हो सकता है, क्यों मार्केट में गिरावट आई थी। मैं पिछली गिरावट की बात कर रहा हूं थर्सडे फ्राइडे, अभी बताऊंगा आपको कि मंडे को मार्केट क्यों भागेगा। तो रीजन पर्सनली मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि एफआईआईज की कॉन्टिन्यूअस सेलिंग, आप सब जानते हैं कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं। 30,000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पहुंच चुका है ऑलरेडी इसी साल मतलब इसी महीने जुलाई के 30,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग हो चुकी है कैश में। अब आप समझने की कोशिश करिए कि लगातार एफआईआईज जो सेल कर रहे हैं, ऑल्दो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो डीआईआईज ने एफआईआईज से ज्यादा की बाइंग करी, लेकिन एफआईआईज के इंपैक्ट को नेग्लिजिबल नहीं कर पा रहे हैं डीआईआईज। इनफैक्ट एफआईआईज जो है ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारी मार्केट के अंदर। इस चीज को भी समझने की कोशिश करते हैं और बताता हूं मैं आपको कि एफआईआई से ज्यादा डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं, जबकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा डीआईआईज बाइंग कर रहे हैं, फिर मार्केट क्यों नहीं उठ पा रहा, मार्केट गिर क्यों रहा? तो एफआईआई की सेलिंग से क्या होता है ना, मार्केट से पैसा निकलता है। मार्केट से पैसा निकलता है, इसका मतलब है कि जब मार्केट से पैसा निकलेगा, एफआईआई बेचेंगे तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट कराएंगे रुपए को, जिसकी वजह से रुपया कमजोर होता जाएगा और यूएस डॉलर मजबूत होता चला जाएगा। सीधी सी बात है। तो जब रुपया कमजोर होगा तो मार्केट में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनेगा। नॉर्मल सी बात है ना, सेलिंग प्रेशर बनेगा। अब इस चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जब रुपया कमजोर हो जाता है ना, तो जो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाई करना चाहते हैं, जो खरीदारी भी करना चाहते हैं, वो भी खरीदारी नहीं करते हैं। इस चीज को समझाऊं मैं आपको तो आप 1 मिनट में समझ जाएंगे। बहुत डिटेल में समझा देता हूं आपको कि मान लीजिए आप एफआईआईज हैं और आप खरीदारी करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। नॉर्मल सी बात है, आपके पास डॉलर है, तो आप आएंगे, रुपए लगाएंगे, मतलब रुपए में कन्वर्जन कराएंगे और इसके बाद मार्केट में कुछ भी अपना बाइंग करेंगे, ठीक। बाइंग करी आपने, और बाइंग करने के बाद आपने जो भी कमा लिया, जो भी कर लिया, और इसके बाद आपको पैसा आपको चाहिए तो आप सेलिंग करेंगे। जैसे ही आप सेलिंग करेंगे तो बहुत सारे तो टैक्सेस लग जाते हैं। चलिए टैक्सेस तो फिर भी मैनेजेबल है, एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि टैक्सेस तो सब पर लग रहे हैं। फिर एक सबसे बड़ा इंपैक्ट ये आ जाता है कि वो जो निकालेंगे, वो रुपया निकालेंगे और उन्हें फिर से कन्वर्जन कराना पड़ेगा, किसमें? डॉलर में। और क्योंकि रुपया बहुत कमजोर है डॉलर के मुकाबले, तो उन्हें ज्यादा रुपए में कम डॉलर्स मिलेंगे, यानी कि आप समझने की कोशिश करिए कि उन्हें बहुत बड़ा अल्टीमेट फायदा नहीं होने जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है ना इस चीज का। तो एफआईआईज क्यों बाइंग करेंगे इंडिया के अंदर, सीधी सी बात ये हमें नजर आती है। तो जो बाइंग करना चाहते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर होता चला जा रहा है। और कमजोर हो क्यों रहा है? क्योंकि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। जब सेलिंग कर रहे हैं तो अपना पैसा निकालेंगे, डॉलर में कन्वर्जन कराएंगे, तो फिर से रुपया वीक होगा और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में आपको इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको समझाने की कोशिश करिए। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी फ्राइडे की मार्केट में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि फ्राइडे की मार्केट क्यों गिरी? क्या सिर्फ और सिर्फ की सेलिंग की वजह से गिरी? तो इसको भी डिटेल में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि
फ्राइडे की मार्केट को अगर आप उठाकर देखेंगे तो फ्राइडे की मार्केट में निफ्टी 50 पूरा ओवरऑल निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर का है। लगभग 38% का वेटेज होल्ड करता है फाइनेंशियल सेक्टर। और बजाज फाइनेंस में गिरावट आती है फ्राइडे की मार्केट को, और इसके बाद पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर आपको क्रैश करता हुआ नजर आता है। सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स चाहे वो बैंक्स हो, जियो फाइनेंशियल, बड़े से बड़े बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ओवरऑल जितना भी फाइनेंशियल सेक्टर था दबाकर क्रैश हो जाता है और फाइनेंशियल सेक्टर में जबरदस्त गिरावट आती है। ठीक, और फाइनेंशियल सेक्टर कितना होल्ड करता है निफ्टी 50 का पार्ट? 38%। नॉर्मल सी बात है। सेकंड रीजन मैं आपको बता देता हूं कि निफ्टी 50 का जो सेकंड सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेज होल्ड करता है वो है हमारा आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर होल्ड करता है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतरीन नहीं आ रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, आपने देखे विप्रो वगैरह के रिजल्ट्स देखे, टेक महिंद्रा के देखे, और सारे रिजल्ट्स जो भी आए, बड़े बड़े जाइंट हैं जो आईटी सेक्टर के, उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सेलिंग तो आनी है। अब आप कहेंगे कि एफआईएस नहीं, किसी को भी सेलिंग करनी चाहिए जब किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा वेटेज था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर का, जिसकी पता है आपको कि बजाज फाइनेंस की वजह से पूरा का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर क्रैश हो गया था फ्राइडे को। और इसके बाद आईटी सेक्टर में भी जबरदस्त धुआंधार गिरावट आई। और अब समझने की कोशिश करिए कि आईटी सेक्टर 16% होल्ड करता है, 38% होल्ड करता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, दोनों मिला जुला के पहुंच गए 54% के आसपास। अब आप समझने की कोशिश ये करिए कि अब 50% से ज्यादा ऑलरेडी आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर होल्ड करते हैं, और इन दोनों में जबरदस्त गिराई पड़ी। तो पूरी मार्केट में आपको गिरावट नजर आएगी या नहीं आएगी, ये चीज आप समझने की कोशिश करिए और मुझे भी बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट चीज बात करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर, पूरे के पूरे मैं बता रहा हूं फाइनेंशियल निफ्टी की, तो 0.88% से गिरता है फाइनेंशियल निफ्टी उस दिन, फ्राइडे की बात बता रहा हूं मैं आपको। और अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, कंप्लीट आईटी सेक्टर की बात करूं सिर्फ निफ्टी 50 में, तो कंप्लीट आईटी सेक्टर हमारा गिरता है 1.42% के साथ साथ। अब आईटी सेक्टर में जबरदस्त लगभग 1.5% गिरावट, 1% के आसपास फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट, तो ओवरऑल आप पाएंगे निफ्टी 50 में भी गिरावट होनी थी, जो कि हुई भी। अब इसके बाद अगर आप कंप्लीट टोटल मार्केट इंडेक्स उठाकर देखेंगे, टोटल मार्केट भी 1.25% से यानी कि 1.25% के साथ गिरावट दिखाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुख भरी चीज थी। और उस दिन बहुत बड़ा क्रैश कह सकते हैं या बहुत बड़ा करेक्शन आ गया एक तरीके से मार्केट के अंदर। तो अब क्या मंडे को, यानी कि मार्केट तो गिरना था, नॉर्मल सी बात है, इतनी चीजें हुई, आईटी सेक्टर गिरा, फाइनेंस सेक्टर गिरा, पूरा मार्केट गिरा, ठीक है, सब समझ में आ गया। ठीक है, एफआईएस की सेलिंग भी समझ में आ गई। अब क्या मंडे को मार्केट उठेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, जो कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मेरा ओपिनियन कंपैरेटिवली लोगों से डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता क्रैश आएगा, मुझे लगता है कि मार्केट मंडे को उठता हुआ नजर आएगा आपको। और क्यों आएगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मुझे पास लगता है कि निफ्टी 50 जो है वो अपने बहुत ज्यादा सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। आपको पता है कि निफ्टी 50 का 24,800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क कर रहा है और वहीं आसपास खड़ा हुआ है 24,837 के आसपास। ठीक, अब इसके बाद फ्राइडे को मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए था इंडिया यूके की फ्री ट्रेड डील पर, जो कि साइन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है हमारी डील यूके के साथ, तो उस पर रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन रिएक्शन हुआ नहीं। ठीक है, सबको लग रहा था कि ठीक है यूएस की ट्रेड डील नहीं हुई, डिप्लोमेट्स वापस आ गए, इसकी वजह से रिएक्ट नहीं कर पाया, और इस न्यूज पर रिएक्ट किया, यूएस वाली न्यूज पर रिएक्ट कर दिया, और यूएस के साथ ट्रेड डील नहीं हुई, इसकी वजह से मार्केट में गिरावट आ गई। तो यूके के साथ जो ट्रेड डील हुई थी उसके बेसिस पर तो रिएक्ट नहीं किया मार्केट ने पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मंडे को आपको उसके बेसिस पर भी मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है कंपैरेटिवली, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। हालांकि यूके से हमारा बहुत बड़ा कुछ नहीं है सर्विस, ठीक है, बहुत बड़ी सर्विसेज नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड डील हुई है, बड़ा देश है, ठीक है, सब अच्छी चीजें हैं। और यूएस के साथ लगातार हम लोग बातचीत तो कर ही रहे हैं, लगातार चल रही है ना बातचीत हमारी, और इसको भी आगे अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि क्यों अभी भी यूएस के साथ ट्रेड डील में अच्छाई छुपी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चीज की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि मार्केट ने यूके ट्रेड डील में रिएक्ट नहीं किया, ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आईटी सेक्टर है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है, दोनों ने ही फ्राइडे की मार्केट को जबरदस्त गिरावट दिखाई। ठीक, सीधी सी बात है, और जितनी गिरावट होनी थी आएगी होगी, क्योंकि आप पाएंगे बजाज फाइनेंस भी वहां से रिकवरी दिखाता हुआ नजर आया था, 6% से ज्यादा गिरा था, लेकिन इसके बाद 4.7% की गिरावट में क्लोजिंग दिखाई थी। इसका मतलब है जितनी गिरावट आनी थी वो ऑलरेडी आ गई। अब यहां से मार्केट में रिकवरी के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा बने हुए हैं, और अगर आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर दोनों सेक्टर में रिकवरी आ गई तो 50% से मार्केट शेयर तो इसने ऑलरेडी कवर कर लिया, यानी कि आपको कंप्लीट मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आ सकती है यहां से आईटी सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के ही बेसिस पर। नेक्स्ट इसकी मैं आपको बता देता हूं, इंडिया विक्स की बात करेंगे, हालांकि थोड़ा सा उठा था लास्ट डे, लेकिन
इसके बावजूद आप पाएंगे कि जो विक्स है इंडिया का वो बहुत ज्यादा लो लेवल पर है, 11.28 समथिंग ऐसे लेवल्स पर है, जो कि बहुत निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पर्सनली। और विक्स क्या होता है, आप बहुत डिटेल में ना समझिए, आप ये समझ लीजिए केवल कि विक्स अगर लो है तो इसका मतलब है कि बाई करने का टाइम है, और विक्स अगर हाई है तो इसका मतलब है कि सेल करने का टाइम है, सीधी सी बात। और विक्स लो है तो मतलब यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है, या कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ठीक, नेक्स्ट चीज की मैं आपको बात बता देता हूं, जो यूएसए के साथ ट्रेड डील कर रहे, पॉज हो गया, ये हो गया, डिप्लोमेट्स वापस आ गए, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यूएसए खुद भी चाहेगा इंडिया के साथ बेहतर ट्रेड डील करना। क्यों चाहेगा? क्योंकि यूएसए लगातार, मतलब लगातार कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एक साथ चाइना और इंडिया से टक्कर नहीं ले सकता। टक्कर लेने का इन द सेंस आप कहेंगे अरे यूएस तो सुपर पावर है, ये है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन जो चाइना और इंडिया के पास जो मैन पावर है, और इनफैक्ट हम लोग बहुत बड़े कंज्यूमर भी और हम लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर भी हैं, तो चाइना के साथ ऑलरेडी उनकी राइवलरी चल रही, तो दोनों देशों के साथ राइवलरी लेने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। सच मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, अगर हमारे साथ राइवलरी लेंगे तो खाएंगे क्या? आप ऐसा भी बोल सकते हैं कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि एक बेहतर ट्रेड डील के चांसेस अभी भी बने हुए हैं इंडिया और यूएसए के बीच में, और हमारे साफ साफ टर्म्स हैं कि भैया जो भी चीजें हैं हम भी अब झुकने वाले नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि जरूरत भी नहीं है ना अभी झुकने की। इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि यूएसए एक बेहतर ट्रेड डील हमारे साथ जरूर से जरूर साइन करेगा, और इसी पॉजिटिविटी के साथ मुझे लगता है कि मंडे को मार्केट भागने वाला है, क्योंकि जितना निगेटिव रिएक्ट करना था यूएसए और इंडिया की ट्रेड डील के पॉज की वजह से या ना हो पाने की वजह से, वो ऑलरेडी हो चुका थर्सडे और फ्राइडे के बीच में, ठीक। तो अब बहुत ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है, और क्योंकि निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा हुआ है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब यूएसए ने जो भी हमारे ऊपर 40-50% टैरिफ लगा दिया, ऐसा तो हुआ नहीं कुछ, कि यूएसए ने बहुत बड़ा टैरिफ भी नहीं लगाया अभी तक, सिर्फ डील नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से मार्केट गिर चुका है, ऑलरेडी गिर चुका है, बता चुका हूं थर्सडे और फ्राइडे के बारे में। तो कल मुझे पर्सनली लगता है कि मार्केट उठते हुए नजर आएगा, और अब सबसे बड़ा आ जाता है ट्विस्ट, यहां पर क्या आ जाता है कि मंडे मार्केट की जो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई, जो भी मैंने आपको एनालिसिस करी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा पर्सनल एनालिसिस या फिर एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की कोई कॉल नहीं दे सकता हूं। अगर आप अपनी फाइनल कॉल ले रहे हैं तो अपने एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। और एक खास चीज मैं आपको बता देता हूं कि मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता हूं, यानी कि इन्वेस्टर्स हूं, और इन्वेस्टर खुद भी हूं, खैर इन्वेस्टर्स सपोर्ट भी करता हूं, और इन्वेस्टर्स को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स अल्टीमेटली मार्केट से पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं कंपैरेटिवली ट्रेडर्स की। अब आप कहेंगे कि ट्रेडर्स तो भैया बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, एक दिन में लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, है ना, जबकि इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन ज्यादा ट्रेडर्स पैसे नहीं कमा पाते हैं, ज्यादा ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता हूं। तो अगर कोई यहाँ पर ट्रेडर है, यहां तक वीडियो देख पाया है, तो मैं उससे बहुत ज्यादा माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं यार ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। इनफैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग खराब चीज है, ट्रेडिंग अगर आपको आ गई तो आप बहुत अल्टीमेटली बहुत बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं भी है ना, इसके बावजूद आप मार्केट में पैसा कमा लेते हैं। इसीलिए मैं इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता हूं, और इन्वेस्टमेंट की ही तरफदारी करता हूं, और इन्वेस्टमेंट की ही बातें करता हूं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, या फिर अगर आपको कोई भी ओपिनियन है, पर्सनली आपको कोई थॉट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। और साथ ही आप एक फ्री की चीज करके जाइएगा, अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो वीडियो को लाइक करना है आपको, क्योंकि लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। मैं रोज आप सभी के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता हूं, तो अगर आप मेरे द्वारा रोज वीडियो चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।